कैप जो है वो एक रीकैप ले लेते हैं। और वो रीकैप क्या है एक्चुअली, दैट रीकैप इज़ कि हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ रहे थे और हमने ये कहा था कि प्लांट में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है दैट अकर्स वाया केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। और उसका हमने ये कहा था कि प्लांट जब केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है तो उस केमिकल कोऑर्डिनेशन में दो तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। एक हो सकता है कि एक्सटर्नल केमिकल्स शामिल हों, यानी जैसे वाटर है, एसिड है, कोई मिनरल्स हैं, एक्सटर्नल केमिकल शामिल भी हो सकते हैं। और प्लांट के अपने इंटरनल केमिकल्स भी शामिल हो सकते हैं। और अपने इंटरनल केमिकल्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं एक्चुअली, अपने इंटरनल केमिकल्स में शामिल हैं हार्मोन्स। ये जो सिचुएशन है इसमें हमने पढ़ा था एक अदद हार्मोन ऑक्सिन, और हमने कहा था कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन इन सम केसेस बाज़ औक़ात किसी न किसी हार्मोन के एंटागोनिस्टिक वर्किंग भी करता है। फिर हमने कहा था कि ये हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिया था और अपनी स्टडी में अब हम अगला हार्मोन ला रहे हैं, दैट इज़ जिब्रेलिन। फंक्शन बेहद सिमिलर है। अगर आपने इसको जो है वो एक निशानी इसकी रखनी है तो वो है वेरी सिमिलर टू ऑक्सिन। मतलब अगर आपको याद करना है तो बेटा आप एक दो पॉइंट्स के अलावा, एक दो पॉइंट जिन पर मैं निशान भी लगा कर दूंगा, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा बाद में, आप लोग देख लीजिएगा। एक पॉइंट के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के सेम हैं। तो मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वेरी सिमिलर टू ऑक्सिन। इन दोनों को याद करना जो है वो इस तरीके से आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा कि आप इन दोनों के पॉइंट्स को जो है वो याद कर लें और जो सेपरेट है उसको जो है वो अलग से याद कर लें। जी, सबसे पहला पॉइंट, प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑल्सो प्रोमोट सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। जी, एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम का आपको अच्छी तरह पता है। एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर वाला जो है वो एपिकल मेरिस्टेम एक्चुअली कौन सी ग्रोथ प्रोमोट करता है, अगर आपको याद हो। ग्रोथ की कितनी टाइप्स थी बेटा, जल्दी से आंसर करें। ग्रोथ की कितनी टाइप्स हैं? जी जल्दी से, ग्रोथ की टाइप्स। एक ग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो प्लांट की जो हाइट होती है, जी बिल्कुल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो प्लांट की हाइट होती है उसको बढ़ाने वाली ग्रोथ जो है, प्लांट जब कद में बढ़ता है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ, अच्छा ये कैम्बियम होता है ना, इट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों भला ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है कैम्बियम, प्राइमरी के लिए क्यों नहीं हो सकता? जी बेटा, कैम्बियम प्राइमरी के लिए क्यों नहीं हो सकता, सेकेंडरी के लिए ही होगा? जागे जागे शाबाश, एक छुट्टी हो गई, बहुत हो गया, आगे इतवार भी आ रही है, आज ज़रा रिस्पॉन्स करें जल्दी से। वेस्कुलर कैम्बियम क्या था, कॉर्क कैम्बियम क्या था? ये प्लांट में किस चीज़ का इजाफा कर रहे थे? ये दोनों चीज़ें आपने किसमें पढ़ी हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम? जी वेटिंग। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आप लोगों ने इससे पहले कहाँ पढ़ा हुआ है? कुछ नहीं याद? जी जी, इम्पोर्टेंस ऑफ, जी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के आर्टिकल में हमने जो है ये पढ़ा हुआ है बेटा। ये जो है वो इतनी देर बाद आंसर आना ये बहुत गलत बात है। एक्टिव रहें, क्लास हो रही है, दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ जोक। आप सबको जो है वो ये एक मैं बात कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ जोक। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो चुप करके बैठे रहें आप लोग, बिहेव योरसेल्व्स, और अगर आंसर आ रहा है तो फौरी तौर पे आंसर करें। जी, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में आपने कैम्बियम पढ़े थे। ये जो कैम्बियम है, अगर ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में आपने पढ़ा था तो इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ क्या करवा रहा है?
आपने वेस्कुलर कैम्बियम भी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था, और कैम्बियम भी, कॉर कैम्बियम भी सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था। इसका क्या मतलब हुआ, एक कैम्बियम असल में किसको सपोर्ट कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो है यानी जो इंक्रीज इन विड्थ है, देखिए याद रखिए एक प्लांट की लेंथ इंक्रीज है, एक प्लांट की गर्थ इंक्रीज है। जो गर्थ इंक्रीज होती है वो कैम्बियम की वजह से होती है, और जो लेंथ इंक्रीज होती है वो प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। सेकंड आ जाइए, प्रोमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेटी प्लांट्स। तो रोजेटी असल में ये देखिए यहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि रोजेटी प्लांट जितने भी होते हैं, दीज आर एक्चुअली दोज प्लांट्स विच आर रिलेटिंग टू रोजेसी फैमिली। रोजेसी फैमिली कौन सी, रोज फैमिली जो होती है ना, जिसमें एप्पल भी आ जाता है, रोजा इंडिका भी आ जाता है। रोजेसी फैमिली के प्लांट्स को रोजेटी प्लांट्स कहते हैं। बोल्टिंग होता है हार्डनेस, हार्डनेस मतलब मजबूती, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो है वो फलों को और पत्तों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसमें, रोजेटी प्लांट्स में। उसके बाद आ जाइए, प्रोमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स ऑफ क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम प्लांट होता है जिसको कहा जाता है, अगर मैं इसको जो है वो आपको यहाँ पर लिख कर दूं, ये क्राइसैंथेमम जो है इसको, सॉरी, CHRYSANTHEMUM, ये जो क्राइसैंथेमम है ये एक्चुअली कहा जाता है गुले दाऊदी। गुले दाऊदी ये खास किस्म का फूल होता है, और ये जो जिब्रेलिन है ये उसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिएगा बड इनिशिएशन, ये उसमें बड इनिशिएशन कर रहा है। मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था बड का क्या मतलब है, या ब्रांच निकल रही है, या लीफ निकल रहा है, या फ्लावर निकल रहा है। तो बड इनिशिएशन जो है वो जिब्रेलिन करवाता है। आप देख लीजिए इसमें अभी तक बोल्टिंग के अलावा दोनों पॉइंट सेम है। प्रोमोट लीफ ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ में इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ले जी एक और पॉइंट, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ऑक्सिन कर रहा था, क्या क्या, लीफ ग्रोथ भी करवा रहा था, फ्रूट ग्रोथ भी करवा रहा था, और पार्थिनोकार्पी भी करवा रहा था, यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलपमेंट भी करवा रहा था जी। इन एपिकल डोमिनेंस एनहांस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं जो है वो एक आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, ये गलत बटन प्रेस हो गया जी। देखिएगा बच्चे, हमने उस दिन क्या कहा था, हमने कहा था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस जो हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का आपस में रिलेशन ये है कि दीज बोथ आर जी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। ये हमने उस दिन बात की थी। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हम दोबारा वापस चलते हैं बुक की तरफ। हमने जो पढ़ा है, हमने कहा है एनहांस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन, यानी ये किसको फेवर कर रहा है, ये एपिकल डोमिनेंस को फेवर कर रहा है, और किसका साथ दे रहा है बच्चे, ये साथ दे रहा है ऑक्सिन का। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन का आपस में क्या ताल्लुक हुआ। ऑक्सिन और जिब्रेलिन एक दूसरे के फेवर में हैं, लेकिन एंटागोनिस्टिक का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, अगर कोई चीज कोई चीज जो है वो दूसरे को अपोज कर रही है तो हम कहते हैं ये एंटागनाइज कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक चीज दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो उसको प्रॉपर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ये आप लोगों ने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ, मैं सिर्फ आप लोगों से गैस के तौर पर पूछूं। दिस इज नॉट अ वर्ड दैट यू हैव रेड बिफोर, क्योंकि ये इससे पहले किसी बुक में नहीं है। किसी को अंदाजा है, अगर एक फर्ज करें एक मसल दूसरे के अगेंस्ट वर्किंग कर रहा है तो वो हमने कहा वो एंटेगनाइज कर रहा है। अगर एक मसल दूसरे की फेवर में वर्किंग कर रहा होता है, या हम आमतौर पे क्या कहते हैं, इंसुलिन एंटेगनाइज करता है किसको, ग्लूकागॉन को, ठीक है। और इसी तरीके से कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का अगर जो है वो साथ देता है तो उसकी क्या वर्किंग होती है, वो मैं अब आप लोगों को वर्ड लिख कर देता हूं। ये वर्ड अब आप लोगों ने भूलना नहीं, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत जगहों पे यूज होगा। बेटा, एंटागनाइज करने का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है साइनर्जिस्टिक वर्किंग।
साइनर्जिस्टिक वर्किंग होता है कि दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। एंटेगोनिस्टिक वर्किंग वो वर्किंग है जिसमें दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और साइनर्जिस्टिक वर्किंग ये है कि दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड साइनर्जिस्टिक वर्किंग। ठीक है जी बेटा, अभी कौन है क्लास में? अदिल, तुम्हारा नाम दो दफा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें जो है वो देखिएगा, ब्रेक बड एंड सीड डोरमेंसी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद पिछले में नहीं था जी। सीड डोरमेंसी क्या होता है तो आप बताइएगा, बड या सीड डोरमेंसी क्या होता है? और आप लोगों ने ये टेंस में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा आप लोगों को, वर्ड का तर्जुमा भी कर सकते हैं। हाँ भाई, डोरमेंसी क्या होता है? एनीबडी? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली जो सीड होता है ना, उसमें ये नहीं कहते हम कि रुक जाती है, एक्चुअली रोक दी जाती है। अपेरेंटली हमारे सामने तो यही होगा ना कि रुक जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये सीड का अपना फंक्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी वजह से सीड हादसाती तौर पर रुक गया, हमें लगता है कि वो रुक गई है, पता नहीं क्यों रुक गई है, जबकि सीड ये फैसला एक तरह से खुद लेता है कि किस टाइम पर उसको डोरमेंट होना है और किस टाइम पर उसको एक्टिव होना है। बेटा, डोरमेंट होने का फायदा क्या होता है? याद रखिए, डोरमेंसी ऑलवेज अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हालात साजगार हैं और डोरमेंसी हुई हुई है, ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर प्लांट को सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर वो प्लांट सारी जो है वो उसको सहूलियात अवेलेबल हैं और वो फिर भी डोरमेंट हो जाता है, तो याद रखिए वो प्लांट नॉर्मल नहीं है, वो प्लांट शायद उसको कोई डिजीज हुई हुई है। अदरवाइज हर वो प्लांट जो नॉर्मल है और उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, वो डोरमेंसी में नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा आप लोगों को ये भी अंदाजा होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम कुछ सीड्स को खुद भी डोरमेंट कर देते हैं। एक हार्मोन आगे आने वाला है, वो आप पढ़ेंगे, इथीन नाम का हार्मोन है। अगर आप वो उसका स्प्रे कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, वो जो इथीन है उसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं सीड पर, तो वो सीड को डोरमेंट कर देता है। फायदा क्या होगा, कोई बताएगा? सीड अगर डोरमेंट होके मार्केट में आएगा तो क्या फायदा होगा? हम जानबूझ के इथीन का स्प्रे करते हैं ताकि सीड डोरमेंट हो जाए, क्या फायदा होगा अगर डोरमेंट होके मार्केट में आया तो? जी, कोई फायदा है? एमी डोरमेंट होके मार्केट में पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे। क्या हमें बाजार से सीड्स मिलते हैं? क्या बात है भाई, शुएब, आज तुम्हें क्या हुआ? शुएब, अदील, अवैस, क्या मसला है? जी, किसी भी सीड को डोरमेंट करने का फायदा ये होगा कि मार्केट में आने के बाद वो सीड ज़ाया ना होने का जो है फायदा होगा, मतलब वो सीड ज़ाया नहीं होगा। हर सीड की एक एज होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई सीड डोरमेंसी में बड़ा बड़ा लंबा अरसा गुजार दे, कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो कि डोरमेंसी में 20 साल गुजार देते हैं, 20 ईयर्स तक गुजार लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी सीड्स होते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो सीड जो है वो ख़राब हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, इथीन का स्प्रे करते हैं ताकि वो डोरमेंसी, लंबी सारी डोरमेंसी में अपना टाइम गुजार ले और मार्केट में अवेलेबल हो, लिहाजा हम जो है वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा, सम टाइम मे सब्सिट्यूट फॉर रेड लाइट, देयर फॉर प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट वाइल इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट। अब ये पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा डिटेल मांगता है, इसको ज़रा आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि 18वें चैप्टर में ये आर्टिकल बहुत डिटेल्ड है, लेकिन याद रखिए एक चीज़ जो है यहाँ पर बताना ज़रूरी है, और वो है फोटो पीरियड। बेटा, फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें प्लांट की फ्लावरिंग, सब कुछ ही एक्चुअली
लेकिन स्पेशली जो फ्लावरिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन प्लांट फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ लाइट, या यूं कह लें कि लेंथ ऑफ लाइट पीरियड। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वो लंबे दिनों में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट छोटे दिनों में ग्रो करते हैं, या यूं कह लें कि कुछ प्लांट जो हैं वो सर्दियों में फल देते हैं, कुछ प्लांट गर्मियों में फल देते हैं। तो एक्चुअली ये क्या मसला है? कुछ सारे प्लांट्स एक तरह की टेक्निक क्यों नहीं लगा लेते, सारे ही सर्दियों में फल दें, सारे ही गर्मियों में फल दें? याद रखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डेज में, यानी गर्मियों में। लॉन्ग डेज आमतौर पे हमारी अंडरस्टैंड के मुताबिक तो गर्मियां है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, कनाडा वगैरह की तरफ, अमेरिका में ऊपर की तरफ जाते हैं पोल साइड पर, यूरोप में आप बिल्कुल उस तरफ जाते हैं, रशिया की तरफ जाते हैं, वो नॉर्थ साइड है। उस साइड पर अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि लंबे दिन सर्दियों के हों, लेकिन हमारे यहाँ लंबे दिन जो है वो गर्मियों के होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डेज। मतलब लॉन्ग डेज से क्या मुराद है? असल में यहां पर डे लेंथ मैटर नहीं कर रही बेटा, यहां पर डे लेंथ मैटर नहीं करती, मैटर कर रही है लाइट की लेंथ, वो चाहे दिन में दी जाए चाहे रात में आर्टिफिशियली दी जाए। अगर एक प्लांट को उसकी रिक्वायर्ड लाइट आर्टिफिशियली भी मिल रही है तो आप उसकी फ्लावरिंग सर्दियों में भी करवा लेते हैं। बाज़ औक़ात एक प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में फूल पैदा करता है, फूल पैदा करने की बात हो रही है। एक प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में फूल पैदा कर रहा है, गर्मियां भी, मैं रिप्लेस कर देता हूं वर्ड। एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ लंबे दिनों में फूल पैदा कर रहा है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। आप क्या करते हैं, आप उस प्लांट को एक कमरे में रखते हैं और उसकी रिक्वायर्ड लाइट के टाइम पे उसको लाइट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उस प्लांट को चाहिए 15 घंटे की लाइट। अब 15 घंटे की लाइट आपको सर्दियों में नहीं मिल सकती, याद रखिए। 15 घंटे की लाइट आपको छोटे दिनों में नहीं मिल सकती। 15 घंटे की लाइट अगर आपको मिलेगी तो वो लंबे दिनों में मिलेगी। अब आइए अगली बात, अगर आपको 15 घंटे की लाइट मिलनी ही लंबे दिनों में है तो आप क्या करें, छोटे दिनों वाले अरसे में एक कमरे में मसनूई लाइट का इंतजाम कर लें, प्लांट वहां रखें और 15 घंटे की लाइट उसको, बाहर छोटे दिन चल रहे हो खैर है, वो खैर है। प्लांट का मसला ये नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, प्लांट का मसला ये है कि उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। अगर आप आर्टिफिशियली उसको इमीडिएट इन्वायरमेंट में 15 घंटे की लाइट प्रोवाइड कर देते हैं, वो यही समझेगा भाई लॉन्ग डेज चल रहे हैं, लॉन्ग डेज चल रहे हैं, वो फ्लावरिंग कर देगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो पीरियड। ये फोटो पीरियड है। हर प्लांट का फोटो पीरियड अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स है जिनका फोटो पीरियड जो है वो 10 घंटे या 8 घंटे, इसका मतलब है छोटा दिन है। कुछ प्लांट्स है जिनका फ्लावरिंग पीरियड, मैं बार बार कह रहा हूं, फल देने का नहीं, फल देने का मौसम होता है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि जिस मौसम में प्लांट फल दे रहा है उस मौसम से बहुत पहले फूल निकल आया है। जब बहुत पहले फूल निकल आएगा तो फल वो उस मौसम में देगा जिसमें आप तक फल पहुंचता। फॉर एग्जांपल अगर हमें गर्मियों में आम पहुंचता है तो इसका मतलब है फ्लावरिंग बहुत पहले हो चुकी थी। तो याद रखिए कि फ्लावरिंग जो है वो खास फोटो पीरियड में होती है। अगर आप प्लांट को उसके मुताबिक फोटो पीरियड दे देते हैं तो वो ग्रो हो जाएगा। अच्छा, अगर लाइट नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो एक हार्मोन ऐसा है जो लाइट को रिप्लेस कर लेता है, और वो कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये हार्मोन है। अगर हमने किसी प्लांट को, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सम टाइम में सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। अच्छा, फ्लावरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइट रेड लाइट होती है। फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट तरीन लाइट जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट तरीन लाइट है वो रेड लाइट है। लिहाजा ये जो ऑक्सिन है ये किसका काम करता है? रेड लाइट का काम करता है। और ये जो रेड लाइट का काम करता है उसमें क्या होगा? देयरफॉर प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। यानी ये लंबे दिनों वाले वो प्लांट्स जो लंबे दिनों में ग्रो करते हैं, जो लंबे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, उनको अगर लंबे दिन की लाइट नहीं मिल रही, किसी वजह से उनको लंबे दिन की लाइट नहीं मिल रही,
नहीं मिल सकी, चलें इस तरह कर लें, लंबे दिन की लाइट नहीं मिल सकी, आप उनके ऊपर स्प्रे कर दें किसका, जिब्रेलिन का, तो वो लंबे दिनों में ग्रो हो जाए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अच्छा, कॉज डिले इन लीफ सेनिसेंस, मतलब ये कि पत्तों को गिरने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा, तकरीबन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से मेरा ख्याल है 5 वही हैं जो ऑक्सीजन के थे, बाकी चेंज है। अच्छा, इसके बाद आइए GA, यहां पर लिखा हुआ है कमर्शियल एप्लीकेशन, मैंने आप लोगों को कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से। कमर्शियल एप्लीकेशंस में GA मींस जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, GA मींस जिब्रेलिक एसिड, यहां पर आप लोगों को मैं लिख देता हूं ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए, ये जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है प्रोमोट फ्रूट सेटिंग। अच्छा, अब यहां पर एक और बात समझने की है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी कि जो फ्रूट सेटिंग होती है वो क्या होती है। याद रखिए, दो फिनोमिना होते हैं जो आप लोगों ने 18वें चैप्टर में भी पढ़ने हैं। एक होती है फ्रूट सेटिंग। सेटिंग का क्या मतलब होता है, सेट टू अ पाथ, सेटिंग टू अ पाथ, यानी फ्रूट किसी तरफ निकल पड़ा, किस तरफ निकल पड़ा, पकने की तरफ, और जब वो पक जाएगा तो आप उसको क्या कहेंगे, राइपेंड फ्रूट। लेकिन जब वो पकना शुरू होगा तो उसको आप कहेंगे फ्रूट सेटिंग। तो ये GA यूज करके हम फ्रूट सेटिंग करवा सकते हैं। टेंजरिन्स, टेंजरिन्स होते हैं संतरे। इन टेंजरिन्स एंड पियर्स, नाशपाती, आर यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, पार्थिनोकार्पी। याद रखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जब सीड के बगैर ग्रेप्स होते हैं, सॉरी, सीड के बगैर कोई भी फल होता है, इसका मतलब है कि उसका जो फल बना है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के बना, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो उस फल के अंदर सीड लाजमी था। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और फल बन गया है तो उसके अंदर सीड नहीं होगा। इसका वाज़ेह मतलब क्या है कि अगर सीड नहीं है और फल आप तक पहुंच गया है तो वो पार्थिनोकार्प है, वर्जिन फ्रूट है, उस तक स्पर्म नहीं पहुंचा। GA3, जिब्रेलिक एसिड, आगे 3 लिखा हुआ है, यूज इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, शराब बनाने वाली फैक्ट्री में यूज होता है टू स्टिमुलेट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले। बार्ले जो है उसकी शराब बहुत मशहूर है। एंड दिस प्रोमोट्स माल्टिंग, माल्टिंग करते हैं। याद रखिए, शराब बनाने से पहले हमेशा माल्टिंग की जाती है। माल्टिंग होती है कि आपने ना तोड़ना होता है, ये जो सीड होती है ना, सीड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खास तौर पे जो बार्ले का सीड है, इसी तरीके से जो चावल है, या इसी तरीके से और भी एक और बहुत अहम प्रोडक्ट है जिसकी शराब बनती है, अंगूर की भी बनती है। अल्फा अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। तो अल्फा अमाइलेज के एक्शन को ज्यादा करने के लिए उसके ऊपर ये GA3 जिब्रेलिक एसिड यूज किया जा सकता है। देन टू डिले राइपनिंग एंड इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ। हाँ, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट ग्रेप्स नहीं है बेटा, ग्रेप फ्रूट इज नॉट ग्रेप। ग्रेप फ्रूट बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ग्रेप्स और चीज है, ग्रेप फ्रूट डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये जो ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, इनको ना पकने देने के लिए, देखें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये बड़ा मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट अब आपको देने लगा, और से सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप तक फल पहुंचता है वो भी ग्रीन होता है, कच्चा होता है। पका हुआ फल कभी भी बाग से फुल पका हुआ फल मार्केट नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इधर वो पका, अगर वो नहीं खाया गया तो वो गलना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, उन फलों को या तो कच्चा उतार लो, यानी आपको पता हो कि इस टाइम पे अगर हम उतार लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। इस टाइम पे अगर हमने फल को उतार लिया तो ये कच्चा कच्चा मार्केट तक चला जाएगा, आगे सेल होगा जब, तो घरों तक पहुंचते पहुंचते पक जाएगा। अगर आपने एक फल को कच्चा उतारा लेकिन आपको अंदेशा है कि ये गोदाम में जा रहा है और ये गोदाम में पड़े पड़े पक के गल जाएगा, तो उसको पकने से रोकने के लिए किसका स्प्रे कर देंगे, जिब्रेलिक एसिड का। लेकिन ग्रेप फ्रूट में, सिर्फ ग्रेप फ्रूट की बात हो रही है, ऐसा और फलों के साथ हो सकता है, लेकिन और फलों में आप जिब्रेलिन नहीं यूज कर सकते। और फलों में आप आगे आने वाले जो साइटोकाइनिन है या वो यूज करेंगे या इथीन यूज करेंगे। लेकिन आप ग्रेप फ्रूट में जिब्रेलिक एसिड यूज कर सकते हैं, जिब्रेलिन यूज कर सकते हैं। गोदाम में पड़ा हुआ है, फल नहीं पक रहा, क्यों, स्प्रे हुआ हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा फलों के ऊपर कहते हैं मसाला लगा हुआ आ रहा है,
जो फलों के ऊपर मसाला लगा हुआ है वो क्या चीज़ है? ये हार्मोन्स हैं। आजकल देखिए, जाइए जाके बाजार से आम की पेटी पकड़ें जी, मसाला लगी हुई आम है सारे। कुछ दिन तक पक जाएंगे जी, कोई मसला नहीं। ऐसा आया तो मसाला लाया है, तो हो गए खा लेना, मसाला लाया हुआ है। ऐसी एक अजीब सी उसके अंदर से हमक भी आ रही होती है। बाज़ औक़ात एक पैकेट रखा होता है उसके अंदर, वो पैकेट वोलाटाइल हार्मोन है, और वो वोलाटाइल हार्मोन सारे फलों पे लग के उनको पका देता है। वोलाटाइल मतलब इवेपोरेट होने वाला। बताया सुन के? तो अगर आपने किसी कच्चे फल को पकाना है मार्केट पहुंचने से पहले, उसके ऊपर मसाला यानी हार्मोन लगा दे। ये हार्मोन है सारे। और अगर आपने किसी कच्चे फल को अभी नहीं पकने देना, तब भी उसके ऊपर स्प्रे कर दे, वो नहीं पकेगा। ये जो सारा खेल होता है ना, वहां से यहां तक आते आते फल पक गया, सारा हार्मोन का खेल होता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जी बेटा, इस मिसाल की तशरीह कर दें जरा कोई, और जल्दी कीजिएगा, इस मिसाल की तशरीह कीजिएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक खरबूजा है सब्ज रंग का, दूसरा है येलो रंग का। बताइए, इसमें रंग का फर्क तो है, तो फिर कौन सा खरबूजा किसको देख के रंग पकड़ रहा है? और खरबूजा खरबूजे का रंग क्यों पकड़ता है? यार सो रहे हो आज सारे, क्या मसला है? जी, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग इसलिए पकड़ता है क्योंकि एक खरबूजा जो है वो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, और वो हार्मोन्स उसके साथ पड़े हुए दूसरे फलों को भी पका देते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप जो है वो कच्चे केलों के साथ टमाटर रख दें, वैसे तो कच्चे केले खुद भी पक जाते हैं घर तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन अगर आप कच्चे केलों के साथ टमाटर रख देते हैं तो फिर जो है वो टमाटर खुद भी पकता है, और अपने साथ पड़े हुए कच्चे केलों के साथ नहीं बल्कि बाकी फलों के साथ भी अपने साथ पड़े हुए फलों को भी पका देता है। तो ऐसे किया जा सकता है जी। उसके बाद चलते हैं साइटोकाइनिन। जी, प्रोमोट स्टेम ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। अच्छा, ये वही वाला फीचर है जो कौन सा है? ये इसका फीचर मैंने आपको कहा था ना, पहले दो हार्मोन आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते, ठीक है? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन तो मिलते जुलते हैं। साइटोकाइनिन के कुछ फीचर ऑक्सिन जिब्रेलिन से मिलते हैं, मतलब ये वाला जो है ये ऑक्सिन से मिलता है, ऑक्सिन से और जिब्रेलिन से, ठीक है? लेकिन कुछ फीचर जो हैं वो नहीं भी मिलते। अभी देखते हैं। साइटोकाइनिन जो है वो स्टेम ग्रोथ करवा रहा है, और एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में भी ग्रोथ करवा रहा है, ये वो दोनों भी करवा रहे थे। इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ। अच्छा, ये अब एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट टू, ये वाला जो पॉइंट है, इट इज ऑपोजिट टू ऑक्सिन। ये ऑपोजिट टू ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या करता है? रूट की ग्रोथ करवाता है, रूट की टिप की ग्रोथ करवाता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो रूट की टिप की ग्रोथ नहीं करवा रहा, ठीक है? प्रोमोट लेटरल रूट ग्रोथ। अच्छा, ये लेटरल रूट ग्रोथ कौन सी होगी? इसमें देखिए कि लेटरल रूट ग्रोथ कौन सी होगी, उस दिन भी बात हुई थी। ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है। लेटरल रूट ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये साइटोकाइनिन अब आप देख लीजिए कि जो है ऑपोजिट टू ऑक्सिन है, उसमें क्या हो रहा था? ये रूट की टिप को रोक रहा था। रूट की टिप से होने वाली जो ग्रोथ है, टिप की ग्रोथ ऑब्वियसली कौन सी होगी? टिप की ग्रोथ हमेशा होती है प्राइमरी ग्रोथ, हमेशा टिप की ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो ये प्राइमरी ग्रोथ को तो रोक रहा है, यानी ऑक्सिन का ऑपोजिट काम कर रहा है, लेकिन लेटरल रूट ग्रोथ यानी सेकेंडरी ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आ जाइए प्रोमोट बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ। हाँ, ये इसका फीचर जो है ये ऑक्सिन से मिलता जुलता है, बिल्कुल ये ऑक्सिन वाला है कि ये बड इनिशिएशन करवाता है, और जिब्रेलिन भी करवाता है, और लीफ ग्रोथ भी करवाता है। अच्छा, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। अब ये फ्रूट ग्रोथ वाला काम तो ऑक्सिन से मिलता जुलता है इसका, ठीक है? लेकिन उसके आगे देखिए, रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बहुत ही कम इंड्यूस करवाता है, ये पार्थिनोकार्पी कम ही इंड्यूस करवाता है। प्रोमोट लेटरल बड ग्रोथ। फिर वही बात, लेटरल बड ग्रोथ मतलब सेकेंडरी, ऑल्सो ब्रेक बड डॉर्मेंसी। ये वाला फीचर किससे मिलता है? इससे पहले बड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक कर रहा था? थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये देखें, जिब्रेलिन भी बड डॉर्मेंसी ब्रेक कर रहा है, ये भी बड डॉर्मेंसी ब्रेक कर रहा है,
तो इसका ये फीचर जिब्रेलिक एसिड से मिलता जुलता है, ठीक है। इसी तरह कॉज डिले इन लीफ सेनेसेंस, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का फीचर है, ये पत्तों को गिरने से रोकते हैं। प्रोमोट स्टोमेटल ओपनिंग, अब ये वाहिद फीचर है जो बाकियों से अलग है, साइटोकाइनिन्स का ये वाहिद फीचर है जो बाकियों से अलग है कि ये स्टोमेटल ओपनिंग करवाता है। अच्छा, साइटोकाइनिन्स की कमर्शियल एप्लीकेशंस देख लेते हैं जी। डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप, हाँ ये एजिंग नहीं होने देता बिल्कुल, ये ऑक्सिन वाला फीचर है। ऑक्सिन में हमने पढ़ा था, ये देखिए ऑक्सिन के लास्ट पॉइंट्स पढ़े ना हम, लीफ सेनिसेंस, सेनिसेंस मींस एजिंग, तो ना तो ऑक्सिन एजिंग होने देता है कमर्शियली और ना ही साइटोकाइनिन्स एजिंग होने देता है, सच एज कैबिज एंड लेटस, लेटस होता है सलाद पत्ता, एज वेल एज कीपिंग द फ्लावर्स को फ्रेश रखता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सम सीड, ये वही फीचर हैं जो हमने कहाँ पढ़े थे, जिब्रेलिन और ऑक्सिन में पढ़े थे। तो ये काफी ज्यादा मिक्स्ड हैं, इनको देख लीजिएगा कि कौन किस किस तरह मिलते हैं और उसके बाद इनको कैसे याद करना है। इसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक वर्ड से निकला है, एब्सिशन। एब्सिशन क्या चीज है, मैं यहाँ पर नहीं लिखता, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एब्सिशन, एब्सिशन होता है गिरना, फ्रूट का गिरना, ठीक है, फॉल डाउन। एब्सिसिक एसिड जो है वो ज्यादातर ऑपोजिट होता है पहले, अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हार्मोन्स आने वाले, इनमें काफी ज्यादा जो चीजें होती हैं वो ऑपोजिट टू इनिशियल है, मतलब ऑपोजिट टू ऑक्सिन। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो लिख कर देता हूँ कि एक तो है ना एब्सिसिक एसिड, ए लिख देता हूँ एब्सिसिक एसिड, और दूसरा है आगे आ रहा है इथीन। ये दोनों जो हार्मोन्स है ना, ये दोनों समवट ऑपोजिट टू अभी इसको पूरा करते हैं, समवट ऑपोजिट टू इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड यानी जीए। ये दोनों हार्मोन जो हैं आने वाले, एब्सिसिक एसिड भी और इथीन भी, ये दोनों तकरीबन ऑपोजिट हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन के। जैसे इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ, ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में काफी ज्यादा काम आता है, और अगर ड्राउट हो, खुश्का पड़ा हुआ हो और पानी की कमी हो तो फिर ये रूट और स्टेम ग्रोथ को रोक देता है। फिर क्या है, प्रोमोट बड एंड सीड डोरमेंसी। जिब्रेलिन क्या कर रहा था, जिब्रेलिन बड और सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये बड और सीड डोरमेंसी को प्रोमोट करता है, मतलब बड और सीड डोरमेंसी को लेकर आता है, उनको डोरमेंट होने पर मजबूर करता है। प्रोमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, ये किसके ऑपोजिट हो गया, जिब्रेलिन के। जिब्रेलिन किस में प्रोमोट कर रहा था, लॉन्ग डे में, ये प्रोमोट करता है शॉर्ट डे में। ये देखिए लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। उसके बाद सम टाइम प्रोमोट लीफ सेनिसेंस। अब ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों क्या करते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों लीफ सेनिसेंस को रोकते हैं, यानी लीफ फॉल को रोकते हैं, लीफ को फॉल होने से बचाते हैं, पत्तों को गिरने से बचाते हैं। कौन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। जबकि एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, ये पत्तों को गिरा रहा है, पत्तों को जो है वो जल्द अज जल्द। अच्छा, ये भी फेवर में है प्लांट के, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव हार्मोन्स है, ये भी फेवर में है। क्यों, अगर प्लांट सर्दियों के मौसम में पत्ते नहीं गिराता तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस है वो बिला वजह होती रहेगी, और सर्दियों के मौसम में पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स में। तो अगर वो पत्ते नहीं गिराएगा, फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, एटीपी चाहिए होगी और वाटर ज्यादा चाहिए होगा, और वो वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं है, लिहाजा वो पत्ते गिरा देता है, ठीक है। तो ये भी प्लांट की फेवर में ही है। प्रोमोट एब्सिशन, फ्रूट फॉल को प्रोमोट करता है, फ्रूट फॉल मतलब जल्दी कच्चा फ्रूट गिर जाता है, ठीक है, ये भी प्लांट की फेवर में है, नेगेटिव नहीं है। प्रोमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अब ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके उसमें है, ये देखिए स्टोमेटल ओपनिंग करवा रहा है साइटोकाइनिन, लेकिन उसके ऑपोजिट काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड, जो स्टोमेटा को क्लोज करवा रहा है। किस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस में। मतलब ओवरऑल आपके सामने क्या बात आ रही है कि प्लांट को, इस हार्मोन को आप प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। ये जो हार्मोन आपने पढ़ा है एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहला सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कमर्शियल एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं, कैन बी स्प्रेड ऑन ट्री क्रॉप्स टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप। अब देखें मैंने अभी क्या कहा, ये एब्सिशन करवा रहा है। एब्सिशन का क्या मतलब है, एब्सिशन करवा रहा है, एब्सिशन का मतलब है फ्रूट फॉल, ये फलों को गिराने का सबब बनता है। तो अगर सीजन के एंड तक फल नहीं गिर रहा,
दरख्त पे लगा हुआ है, तो आप कुछ प्लांट खुद भी रिलीज करवा देते हैं एब्सिसिक एसिड ताकि फल गिरे। कुछ प्लांट खुद भी ये काम करते हैं कि एब्सिसिक एसिड रिलीज करवा दो, एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा तो फल गिर जाएगा सीजन के एंड पे। लेकिन बाद वक्त हम खुद भी स्प्रे करते हैं कि चलो यार ये फल इतनी देर से लगा हुआ है, अभी तक उस तरह पका नहीं है, तो इसको भी गिरवा लो, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। ये इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन होती है। जल्दी से पढ़ते हैं, आखिरी रह गया है जी। देखिएगा इसमें इनहिबिट स्टेम ग्रोथ नोटेबली ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ये मैंने आपको क्या कहा था, एब्सिसिक एसिड और इथीन किसके ऑपोजिट हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के। ठीक है, तो ये अभी तक देखें ऑपोजिट टू ऑक्सिन काम कर रहे हैं। इनहिबिट रूट ग्रोथ जिब्रेलिन के ऑपोजिट है। ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बड, हाँ ये है जो ऑक्सिन की तरह का फंक्शन, क्योंकि ऑक्सिन और जिब्रेलिन भी बड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। मतलब बड को डोरमेंसी के पीरियड से निकालना, बड की डोरमेंसी ब्रेक करना होता है। बड को डोरमेंसी के पीरियड से निकालना, उसको कहते हैं ब्रेकिंग बड डोरमेंसी। तो ये काम ऑक्सिन भी कर रहा था, जिब्रेलिन भी कर रहा था कि वो बड को डोरमेंसी से निकाल रहे थे, ये भी यही कर रहा है। अच्छा जी, प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइन एपल। ये जो पाइन एपल है इनमें फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। फ्लावरिंग को प्रोमोट मतलब फोटोपीरियडिज्म में हेल्प करता है, जस्ट लाइक साइटोकाइनिन्स वगैरह के। प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग, फल के पकने को प्रोमोट करता है, ये इसका एक अपना फीचर आ गया। ठीक है, तो इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इथीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, स्टिमुलेट्स राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट। हाँ, अगर आपने टमाटर को या सिट्रस फ्रूट्स को पकवाना है तो आप इसका स्प्रे कर दें, वो राइपनिंग करवा देगा। द कमर्शियल कंपाउंड एथेफॉन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथीन इन प्लांट्स एंड इज अप्लाइड टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटेक्स। याद रखिए, रबर हासिल करने के लिए आपको प्लांट से क्या हासिल करना होता है, लेटेक्स। लेटेक्स से आप क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इसका स्प्रे करते हैं। जब आप ये इथीन का स्प्रे करते हैं तो एथिफॉन ब्रेक होकर क्या रिलीज करवाता है, लेटेक्स रिलीज करवाता है। ठीक है, और ये लेटेक्स जो है ये आप यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर।